आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हॉररी इन एस्ट्रोलॉजी, इन केपी एस्ट्रोलॉजी। स्पेशल पॉइंट है केपी एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, हॉररी कृष्णमूर्ति पद्धति का, केपी एस्ट्रोलॉजी का सबसे गोल्डन रूल है। इसमें आपको केवल क्या क्या चाहिए, जिस समय व्यक्ति आपके पास आया है और उसने जिस समय क्वेश्चन को पुट अप किया उस समय का हमें टाइम और जहां एस्ट्रोलॉजर बैठा हुआ है उस समय का प्लेस एंड उस दिन का जो भी आपका डीओपी है, करंट टाइम का। ठीक है, तो ये सारी चीजें, करंट प्लेस, करंट टाइम, करंट डेट ऑफ जो भी हमारा ईयर है, ये सारी चीजें हमें करंट में चाहिए। अब हॉररी जो हम बनाते हैं उसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, जन्म कुंडली से, नटाल चार्ट से हर चीज प्रेडिक्ट नहीं करी जा सकती। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को जीवन भर में, बचपन में कोई रोग हुआ, पहले 5 साल कोई रोग हुआ, वो भी आप 6th कस्प से ही देखेंगे। मान लीजिए उसको 40 ईयर की एज में हुआ, फिर आप अगेन 6th कस्प से देख रहे हैं। तो बार बार देखते देखते आप कहोगे यार ये तो वही सब लॉर्ड, स्टार लॉर्ड थे, वही सिग्निफिकेटर थे, तो जीवन में कुछ चेंजमेंट वाली बात तो है नहीं, ये तो फिक्स हो जाता है हमारा। परंतु इसके साथ जब हम नटाल चार्ट पे डीबीए लगाते हैं कुछ इंफॉर्मेशन वहां से फिर भी मिल जाती है, परंतु उसको एग्जैक्ट उस करंट सिनेरियो से जोड़ने के लिए आपका ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, इस ट्रांजिट का आपकी कुंडली से डायरेक्ट लिंक हो, इस ट्रांजिट का आपकी कुंडली से डायरेक्ट लिंक हो, तो उस समय की जो हमने हॉररी बनाई है वो हॉररी हम आपके नटाल चार्ट में भी जाकर यूज कर सकते हैं। अर्थात जो हम हॉररी बना रहे हैं वो जिससे रिलेवेंट क्वेश्चन, मतलब रोग से रिलेवेंट आपने क्वेश्चन पूछा कि भाई मेरे को इस समय कोई बीमारी तो नहीं हो सकती, क्या मैं सीरियसली बीमार हो जाऊंगा या नहीं होगा, इस तरह का कोई क्वेश्चन कर लिया, तो हम आपसे एक नंबर लेकर एक हॉररी बना लेंगे और उस हॉररी में जो 6th कस्पल सब लॉर्ड और स्टार लॉर्ड होगा, यदि आप उसको कुंडली नटाल चार्ट में भी देखना चाहें तो भी वही आंसर आएगा जो हॉररी में आता है। ये इसमें गोल्डन रूल है कि मतलब कमाल की बात है कि आपने करंट एक हॉररी बनाया, उसके सब लॉर्ड स्टार लॉर्ड को अपने नटाल चार्ट में यूज कर लिया जाके, और रिजल्ट वही आएगा जो आपकी जन्म कुंडली देना चाह रही है और हॉररी कुंडली देना चाह रही है। तो इसको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बनाते कैसे? एक व्यक्ति आपके पास आया, उसने आपसे क्वेश्चन करा कि सर मेरे फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो हॉस्पिटल के अंदर है, तो क्या वो, ऐसा तो नहीं है कि और मृत्यु तुल्य कष्ट उठाएं या उनको बहुत पीड़ा हो या मृत्यु हो जाए या वो घर आ जाएंगे? इस तरह का उसने क्वेश्चन करा। तो सबसे पहले जो व्यक्ति आया है हमने उससे 1 to 49 नंबर लेना है। वो जो भी हॉररी नंबर देगा, जो भी एक हॉररी नंबर देगा, उस हॉररी नंबर से आपने एक प्रश्न कुंडली हॉररी चार्ट क्रिएट कर देना है, एक हॉररी चार्ट क्रिएट कर देना है। ये कैसे बनता है? बड़ा इजी, आप देखिए सामने, आपको जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो सॉफ्टवेयर से बन जाएगा, और नहीं आता है तो यहां से आप आराम से क्लिक करें, आपने न्यू हॉररी नंबर लेना है, यहाँ आप उस व्यक्ति के क्वेश्चन को डाल सकते हैं जो भी उसका क्वेश्चन है, यहाँ करंट डेट ऑफ बर्थ टाइम आ गया है, और जहां आप एक, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि व्यक्ति बॉम्बे से क्वेश्चन करे, वो नेपाल से क्वेश्चन करे, वो ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन करे, परंतु जहां एस्ट्रोलॉजर बैठा हुआ है खुद स्वयं, वहां का हमने नंबर वहां का प्लेस हमें लेना होता है। ठीक है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बोलो सर, ये हम एस्ट्रोलॉजर का ये जो आंसर दे रहे हैं उसी का प्लेस क्यों लेते हैं सर? इसमें एस्ट्रोलॉजर का प्लेस इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें जो रिप्लाई हम कर रहे हैं, जो विधि है, रिप्लाई करने की विधि है, उसमें हमारे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जिस कंट्री के होते हैं, एस्ट्रोलॉजर जहां का बैठा होता है
उस कंट्री के देश काल परिस्थिति के अनुसार ही हम रिप्लाई तैयार करते हैं, समझ गए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वहां दिन निकला हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, हम यहाँ रात में अगर रिप्लाई कर रहे हैं तो हमारे यहाँ जो भी करंट कंडीशंस होती है लाइफ में असेंडेंट की, चंद्रमा के नक्षत्र की, वो हमसे कनेक्ट होती हैं, वो हमसे कनेक्ट होती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम एस्ट्रोलॉजर ने क्वेश्चन, सॉरी आपके यजमान ने, आपके जो भी आपसे पूछने आया है उसने क्वेश्चन करके छोड़ दिया। अब आप उस समय तो ट्रेवलिंग में हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, तो हम उस समय उससे नंबर तो एक ले लेंगे, 1 to 49 नंबर, क्वेश्चन सारा को नोट कर लिया, ले लिया। परंतु जब आपके पास टाइम होगा उस समय हम दोबारा से नंबर 1 ले लिया, परंतु जिस समय हमारे पास टाइम था उस समय मैंने वो कुंडली लगाई। जैसे उसने शाम को 6 PM दिया और मैं नेक्स्ट डे रिप्लाई कर पा रहा हूं, तो मैं नेक्स्ट डे का जिस समय मैं एस्ट्रोलॉजर बैठेगा काम देखने के लिए, उस समय के मैं करंट टाइमिंग ले लूंगा, करंट टाइम इन्वॉल्व कर लूंगा, नंबर वही रहेगा जो उसने दे दिया है, ठीक है। और अधिकांश आप कोशिश ये करें गैर की गैर रिप्लाई करें, जिस समय सामने एस्ट्रोलॉजर बैठा हुआ है, आया हुआ है आपके पास, सॉरी जो आपके पास यजमान आया हुआ है उससे तुरंत नंबर लें और जब भी रिप्लाई कर दे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब हमने 1 से 249 नंबर ले लिया। अब यहाँ जो नंबर है, ये गोल्डन रूल क्या है, नंबर लेने में यदि आपको आजकल कोई झिझक है, परेशानी है, आपको लगता है कि एक बात इससे पूछना पड़ेगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, जो भी है, तो आप खुद से यहां हमने जनरेट एक हॉररी कर रखा है, आप यहां से भी नंबर ले सकते हैं। हाँ बोलो सर। अब नंबर भी खुद ही क्रिएट करें और उसका क्वेश्चन का आंसर हमारा लोकेशन भी हमारा होगा, सब कुछ हमारा होने के बाद भी हमारे सोचेंगे तो वो देखो इसमें बहुत जगह बहुत सारी विधाएं लिखी हुई है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बोली है, ये बहुत थोड़े ऊपर लेवल की बात है। आम एस्ट्रोलॉजर इसको नहीं समझ पाएगा, वो ये बोलेगा कि नंबर तो हम उसी से लेंगे, और मैं भी कह रहा हूं नंबर हमें सामने वाले से ही लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि उसके हमने अंदर की इन्फॉर्मेशन जो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है, वो चंद्रमा कनेक्ट करके कुछ बुलवा रहा है, तो वो दैट इज इनफ, वो बेटर है। परंतु जब आप स्पिरिचुअली वर्ल्ड से कनेक्ट होते हैं, आपको लग रहा है कि मैं इससे बेटर, अच्छा इसके लिए सोच सकता हूं, मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर बैठा हूं और मुझे कोई लेना देना नहीं है इसका क्या रिप्लाई आएगा, मेरी कोई रियल कनेक्टिविटी नहीं है, मेरे अंदर कोई ऐसा भाव नहीं है कि इसको बहुत लाभ मिले, कोई हानि हो। आप जिस कंडीशन में अपने आप को न्यूट्रल समझने लगे, अगर आपका जुड़ाव हो रहा है तो गड़बड़ है। जब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाते हैं ऋषि मुनियों की तरह, और हर व्यक्ति के लिए आप न्यूट्रल हो जाते हैं, तो आपके द्वारा जनरेट किया हुआ नंबर भी बेटर आंसर देता है, उससे बेटर। पर मैं खुद कह रहा हूं अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट नहीं है तो नंबर उसी से लेंगे, ठीक। एक स्टेप आगे की थ्योरी है, तो मैंने पर हम कई बार कर देते हैं, हम जनरेट भी कर लेते हैं, हम ले भी लेते हैं, हम ऐसा नहीं है। हम कई बार अपने परिवार के लिए कभी जनरेट नहीं करते, तो क्वेश्चन अपना रिलेवेंट पूछ रहा है, रिलेटिव पूछ रहा है, नंबर उसी से लेंगे। तो वहां कौन से सलाह वो ये कर जाती है कि चलो अच्छा आना चाहिए, तो नहीं, हमें ऐसा सोचना भी नहीं है। जो भगवान ने लिखा है वो एग्जैक्ट पता चल जाए, उसे रास्ता बता रहे हैं हम, क्लियर भाई। तो हमने एक हॉररी क्रिएट कर दिया, हॉररी क्रिएट करते ही तुरंत जैसे हम ओके करेंगे आपके सामने कुंडली बन जाएगा, और कुंडली बनते ही ये एज इट इज वो कुंडली बन जाती है जैसे आपकी लगन कुंडली बनती है। अब यहां से हॉररी चार्ट के कुछ नियम हैं जो मैं 1 by 1 आपको लिखवाऊंगा। हॉररी चार्ट को कैसे फलादेश हमें करना चाहिए और कैसे उसके क्वेश्चन के जवाब हमें देने चाहिए। आइए अब हम केपी हॉररी के अंदर कुछ फलादेश के नियमों को जानते हैं 1 by 1। हाँ बोलो सर। हॉररी में तो हम किसी का, मान लो किसी को हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है और किसी को कुछ डिजीज है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन के लिए किसी ने हॉररी नंबर दे दिया, पर उसका एक कंप्लीट चार्ट बन गया, क्या उस चार्ट से हम उसका प्रोफेशन, उसका सब कुछ देख सकते हैं? सब कुछ बताऊंगा, टेंशन। अभी आपने नंबर लेकर एक हॉररी बना लिया है, नंबर लेकर एक हॉररी बन गया है।
अब हॉररी को एनालिसिस कैसे करते हैं, कुछ नियम है, वो थोड़े थोड़े नियम लिख लें। जीवन में सबसे पहले कुछ नियम आपको जब पता होगा किसी चीज के बारे में तो बहुत अच्छा होगा। पहला नियम क्या कहता है, जब भी गुरु और शनि एक दूसरे से दृष्टि संबंध बनाए, जब भी गुरु एक दूसरे से दृष्टि संबंध बनाए या युति करके लगन में बैठे, पहला नियम क्या है हॉररी का, आपको प्रेडिक्शन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है, यदि जुपिटर और सैटर्न एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं, ठीक है, और ये संबंध एस्पेक्ट के विद रेस्पेक्ट में आ रहा है, कई बार ऐसा हो जाता है 2.5 साल एक राशि में होगा, वो तो संबंध तीसरी दृष्टि से बनेगा ही बनेगा, नेचुरल संबंध है। तो और दूसरी बात, यदि ये दोनों युति करके एक साथ बैठ जाए, ये भारतीय ज्योतिष का नियम भी है और केपी के अंदर भी है। अधिकांशतः चीजों में ये देखा गया है, अधिकांश तरह चीजों में देखा गया है कि जब भी जुपिटर और सैटर्न का आपस में कंजक्शन संबंध होता है या दोनों साथ बैठे होते हैं तो प्रेडिक्शन का जो लेवल होता है वो डाउन हो जाता है। किसका? ये एस्ट्रोलॉजर की बात चल रही है। यदि वो दोनों एक दूसरे पर एस्पेक्ट बना रहे हो और यदि वो दोनों युति करके लेवल पर, तो आपका प्रेडिक्शन का जो एक्यूरेसी है ना वो अप डाउन होगा डेफिनेटली। इस पर थोड़ा ध्यान देना होता है। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो लिख लें, 7th कस्पल सबलॉर्ड मरकरी हो और डुअल साइन में बैठा हो। देखिए यहां दोनों आंसर हैं, यहां पर ये सेकंड नंबर रूल क्या कहता है, असेंडेंट एंड 7th कस्प सब लॉर्ड कौन हो, मरकरी हो और किस में बैठा हो, डुअल साइन में बैठा हो, ठीक है। तो प्रेडिक्शन जो दे रहे हैं वहां भी आपकी एक्यूरेसी डाउनवर्ड गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अब आते हैं मुद्दे की सबसे इंपॉर्टेंट बात पर। जो भी व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा है, रूल नंबर 3 क्या कहता है हमारा, रूल नंबर 3 कहता है रूल नंबर 3 कहता है कि यदि मान लीजिए जो भी आपका रिलेवेंट हाउस से संबंधित प्रश्न है, जो भी रिलेवेंट हाउस से संबंधित प्रश्न है, जैसे मान लीजिए यहां डिजीज से संबंधित उसने क्वेश्चन करा, रोग से संबंधित करा, तो 6th कस्पल सबलॉर्ड रोग है, ठीक है। यदि वो 6, 8, 12 को इंडिकेट करता है तो ये उसके नेगेटिव नंबर है, रोग को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। और यदि यही 6th कस्पल सबलॉर्ड 1, 5, 11 को इंडिकेट कर रहा है तो ये पॉजिटिव हो गया, रोग में कमी कर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है देखिए, यदि रिलेवेंट हाउस से संबंधित कोई क्वेश्चन हमसे पूछा गया है और मून स्टार लॉर्ड, चंद्रमा और चंद्रमा से संबंध, चंद्रमा और चंद्रमा का नक्षत्र यदि इन रिलेवेंट हाउस में बैठा हो, चाहे वो पॉजिटिव में बैठे तो पॉजिटिव आंसर और नेगेटिव में बैठा है तो नेगेटिव आंसर, सिंपल बात है। जैसे यदि 6th कस्पल सबलॉर्ड एक कोई कुंडली हम बना लेते हैं, सिक्स कस्पल सबलॉर्ड हमने देखिए इधर एक कुंडली बनाया हुआ है। अब यहां चंद्रमा और मतलब पहले मून को देखेंगे, यदि मून यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए और यहां बैठ जाए तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपने क्वेश्चन किया है उसका जवाब रोग में आ रहा है, ठीक है। और यदि वो 1, 5 और 11 में बैठ जाता है तो वो पॉजिटिव आंसर की तरफ मूवमेंट करने लगता है। अब यहां तो रिप्लाई हमें क्या करना होता है, जो उस व्यक्ति ने क्वेश्चन किया है, कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, वो तो धन के रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड कुछ भी कर सकता है। हर चीज के लिए एक भाव होता है और उसके सपोर्टिंग हाउसेस होते हैं, यस।
यदि वो उस भाव और सपोर्टिंग हाउस में बैठ जाता है तो हम ये कहेंगे कि वास्तव में ही जो ये क्वेश्चन कर रहा है वो विद रिलेवेंट है। वो क्या है? वो वास्तव में ही रिलेवेंट क्वेश्चन है। ये नहीं कह देना 100% की हाँ यही काम होगा। ये एक रिलेवेंसी चेक करने वाला क्वेश्चन है। कई बार होता है ना कि लोग ऐसे भी पूछ लेते हैं आके कि मेरा मन तो नहीं था पर मैंने पूछ लिया। ये उस हाउस के विद रिस्पेक्ट में रिलेवेंसी चेक करने के लिए होता है। हमने चेक करा तो वास्तव में है इसको कुछ मन में क्वेश्चन किया हुआ इस पहले से ही था। हाँ, इसके मन भाव है। ये बहुत जेन्युइनली बात करने वाला है। सर अगर इस कंडीशन में मून और मून का एनएल लेते हैं, मून का एनएल अगर वो उसका नेगेटिव हाउस में आ रहा हो तो 1 5 11 में आ रहा हो तो देखो कहीं भी आ रहा हो, क्वेश्चन उसने रोग से संबंधित करा है। अब जेन्युइनिटी छांट रहे हैं विद रिलेवेंट। यदि इन नंबरों में भी आएगा, नेगेटिव नंबरों में आ रहा है तो क्या मतलब है? 6 8 12 रोग के ही नंबर है। यस, रिलेवेंट क्वेश्चन तो ठीक है ना? यस या नो? अब एक स्टेप आगे का, मैं पॉजिटिव की बात आप करो ही ना तो भी आपकी बात सही है, मैं मान लेता हूं। आप इसको मिटा दो कि भाई उस रिलेवेंट से विद रिस्पेक्ट में आ गया, दैट इज ओके। केवल इतना ही। अब इससे बड़ा रूल फोर्थ रूल है। वो क्या रूल है? अब हमें चेक करना है कि कुंडली में ये सब चेक ही करते रहे, प्रेडिक्ट कैसे करें। तो सबसे इंपोर्टेंट रूल लिखिए, सबलॉर्ड इज कंसर्निंग हाउस। सबलॉर्ड इज कंसर्निंग हाउस। जो भी रिलेवेंट हाउस से रिलेटेड क्वेश्चन था, किससे रिलेवेंट था? उस हाउस का जो सबलॉर्ड होता है, उस सबलॉर्ड का कंसर्न, उस सबलॉर्ड का हमारा कंसर्न किससे होना चाहिए? हाउसेस से। जो रिलेवेंट हाउसेस होते हैं, यस ये पहले बता चुका हूं। तो रो का क्वेश्चन था, 6th सबलॉर्ड कंसर्न हमारा 6 12 में बैठा होगा या उससे कहीं ना कहीं देख रहा होगा। रिलेवेंट हाउस का सबलॉर्ड यदि कंसर्न हाउस से कनेक्ट है, पहला नियम समझ में आ गया? 4 8 12 में से 1 से 6 8 12 सॉरी 6 8 12 में से 1 से 6 12 में से इनसे कंसर्न है उसका। क्लियर? उन हाउस में बैठा है, उन हाउस से संबंध बना लिया। और ये सबलॉर्ड, बड़े ध्यान से देखें, जो कंसर्न हाउस का सबलॉर्ड है वो सबलॉर्ड प्लेनेट क्या होना चाहिए? डायरेक्ट मोशन में होना चाहिए, अर्थात वक्री नहीं होना चाहिए। वक्री नहीं होना चाहिए। क्लियर हो? आगे लिखें। और किसको सिग्निफाई कर दे? 5 और 11 को यदि सिग्निफाई कर देता है तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? पॉजिटिव है। यस, वो काम होगा आपका पॉजिटिव। दोबारा पूरा रिपीट कर देता हूं, लिख लीजिए। पॉजिटिव रिजल्ट चेक करने के लिए जिस भी रिलेवेंट हाउस का जो हम सबलॉर्ड लेते हैं, यदि वो वक्री नहीं है और वो 5 11 को इंडिकेट कर देता है तो हमारा उस रिलेवेंट हाउस से रिलेटेड क्वेश्चन का जवाब यस है। अब आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इधर देखो एक बार। अब हम किसकी बात कर रहे थे? रोग के लिए। रोग कौन सा भाव होता है? 6th हाउस। ये 6ठे भाव का जो भी सबलॉर्ड बनेगा, एक तो वो वक्री नहीं होना चाहिए, ठीक है? और यदि वह 5 और 11 को सिग्निफाई कर दे, क्योंकि 6ठे भाव में रोग में कमी कौन करता है? 5वां। 5 और 11 को सिग्निफाई कर दे या किसी एक को भी सिग्निफाई कर देता है तो आपका जवाब यस है, काम हो जाएगा। ठीक। अब दूसरी बात यही कि यदि वो नौकरी से रिलेटेड क्वेश्चन होता, बड़े ध्यान से देखो, यदि जॉब से रिलेटेड कंसर्न क्वेश्चन होता उसका, तो हम क्या बोलते? 6th अस्पल सबलॉर्ड यदि 5 को इंडिकेट करता है तो काम नहीं होगा। क्यों? रीजन, क्योंकि जॉब के लिए भी वो क्या है? नेगेटिव है, पर रोग का नेगेटिव मारना, रोग में कमी करना होता है। इसलिए एक ही क्वेश्चन पर ये ध्यान रखना है विशेषली,
जब जॉब से रिलेटेड कंसर्न है तो 5 नेगेटिव का रोल निभा रहा है, पॉजिटिव का नहीं करेगा, क्योंकि वो उससे 12वां हो गया। इस बात का ध्यान रखना। अब इसी का एक दूसरा रूल है, ये तो मैंने पॉजिटिव कंसर्न के लिए आपको बता दिया कि किसी भी रिलेवेंट हाउस का सबलॉर्ड आपके कंसर्निंग हाउस से होना चाहिए और दैट शुड बी द डायरेक्ट मोशन, और 511 को इंडिकेट करे, दैट इज आपका रिजल्ट ओके है। इफ सबलॉर्ड इज कनेक्टेड रेट्रोगेट हाउसेस, इफ सबलॉर्ड इज कनेक्टेड, जो आपका अभी इसका दूसरा पार्ट बोल रहा हूं, फिफ्थ रूल है, सीधा सीधा लिख लें, रिलेवेंट हाउस का सबलॉर्ड यदि वक्री है, रिलेवेंट हाउस का सबलॉर्ड यदि वक्री है, वक्री, यस, कौन, जिस भी कंसर्निंग हाउस की बात है वो सबलॉर्ड वक्री है, तो काम नहीं होगा, और वो 8-12 को सिग्निफाई कर दे तो बिल्कुल भी काम नहीं होता है। अब बोलो क्या करें सर? रेट्रो हो गया तो कंडीशन ही लो हो गया, पर एक बार आने का जरूरत है क्या सर उसमें? ना, मैं तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूं ना सर। ये जो आगे लिखो, 1 मिनट पूरा आपने लिखो। अब अगला आपके मन में ही तुरंत क्वेश्चन आएगा कि यदि कंसर्निंग हाउस से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर 8-12 से कनेक्ट है, कंसर्निंग क्वेश्चन जो भी किस हाउस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है उसके आंसर में 8-12 आ गया है, बट तो क्या कभी काम नहीं होगा? मान लीजिए आपका रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, आपका रूल नंबर 5 में ये कहा, दोबारा देख लीजिए, रिलेवेंट हाउस, ध्यान से देखें, रिलेवेंट हाउस का जो सबलॉर्ड है वो 8-12 को सिग्निफाई कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, काम को मना कर रहे हैं, उसको क्या कभी भी कार्य नहीं होगा, ऐसा कंफर्म करने के लिए असेंडेंट सबलॉर्ड को अवश्य देखेंगे, असेंडेंट सबलॉर्ड इज मस्ट कंपल्सरी। यदि असेंडेंट सबलॉर्ड में सिग्निफाई 5 और 11, दैट शुड बी द वर्क इज डन, चाहे पहले ना आ रहा हो। उसी साथ में यस, ये बहुत अमेजिंग रूल है। रेट्रो हो तो भी सर? नहीं, रेट्रो नो, फिर तो बढ़ना ही नहीं है, फॉल्स हो जाएगा केस। रेट्रोगेट के केस में हम आगे नहीं जा सकते, नो एक्सपेंशन, बट रेट्रोगेट नहीं है और रिलेवेंट हाउस ने 8-12 दे दिया, तो एक पॉसिबिलिटीज है, क्या कभी भी सफल नहीं हो सकता? थोड़ा ट्राई तो करके देख सकते हैं, वो पूछेगा ही। दैट हमारे पास एक ऑप्शन है, असेंडेंट पर जाकर चेक कर लीजिए, यदि वो 5-11 देता है तो बाद की पॉसिबिलिटीज बनने की हो जाएगी। किसी भी क्वेश्चन के लिए, किसी भी, ये रूल ही सबके गोल्डन रूल है, कहीं भी आंसर नहीं बदलना है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल करा रहा हूं, ठीक है, यहां तक आपने सारे रूल्स को धीरे धीरे समझ लिया है। अब प्रैक्टिकल देखिए, सबसे इंपोर्टेंट है प्रैक्टिकल। अब क्वेश्चन में कर रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है, मेरे जो सामने वाला आया है, सामने वाला एक व्यक्ति क्या बोलता है, मेरे पिता अस्पताल में है, ठीक है, क्या वो वापस घर आएंगे या उनकी मृत्यु हो जाएगी? हॉस्पिटल में सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 85 ईयर का है, अभी पीछे ही 2-3 दिन पहले की बात है, हम देख भी रहे थे, पीछे कल ही देखा है, तो सीधा सीधा उसने क्वेश्चन कर दिया, और कुछ भी क्वेश्चन कोई कर सकता है। यहां मैं ट्रिक देना चाहता हूं इस एग्जांपल के थ्रू, और इस ट्रिक में सब कुछ छुपा हुआ है। देखिए, कुछ लोगों को ना गलतफहमी, बहुत सारे मैसेज भर रखे हैं मेरे यूट्यूब पर, और इतने सारे मेल डाल रखे हैं लोगों ने, कि आज तक लोग कंफ्यूजन इस बात में है कि रोटेशन चार्ट कहां से घुस जाता है बीच में। मैं वो उसकी कंफ्यूजन, इसलिए ये मुझे दोबारा मेरा मन करा कि लोगों को बिल्कुल साफ साफ कर दूं कि वास्तव में बिना रोटेशन चार्ट के आप अधूरे हो। क्यों अधूरे हो, पहले इसको समझ लें।
देखिए जब आप अपने, देखो इधर सामने, जब आप अपनी सेल्फ के लिए क्वेश्चन करोगे, सेल्फ के लिए, तो कोई रोटेशन चार्ट की जरूरत नहीं होती। मैं करोड़पति बनूंगा नहीं बनूंगा, मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, मैं आज दिल्ली जाऊंगा नहीं जाऊंगा, मैं जहां वर्ड आ गया दैट यू बी द सेल्फ, नो रोटेशन चार्ट इज रिक्वायर्ड। क्लियर? बट जहां आप सेल्फ से अदर रिलेशन पर गए, यू मस्ट बी द रोटेशन चार्ट। जैसे या क्वेश्चन क्या है, मेरे पिता, मेरा पिता। अब भाई आपसे मैं पूछता हूं, आपकी एक, आपसे मैंने एक हॉररी नंबर लिया, पिता के लिए लिया है ना, ऐसे ना, ये सेल्फ आपने क्वेश्चन करा। अब ये 9th इस कुंडली के पिता हुए नहीं हुए, अब आप इनकी बीमारी पूछ रहे हो, इनकी बीमारी। जब मैं आपसे आपके लिए क्वेश्चन करता था, जब भी आपको पढ़ाता हूं, तो मैं हमेशा क्या बताता हूं, जो रूल है, जो रूल है, अगर मान लो सेल्फ के लिए रूल लगाना है, तो आयु कारक नंबर कौन कौन से हो गए, 1, 3, 5, 9 and 11, that should be the age factors। और मृत्यु तुल्य भाव कौन से हो जाएंगे, मारक 2, 7 और प्लस में बाधक 8 and 12। ठीक, कुछ लोग 4, 8, 12 को भी ले लेते हैं, आप करना चाहो ले लेना, ये लोग 4 में से वीक है तू दर्शाता है, वो भी आ जाएगा। अब देखो ये किसके लिए लिखे हैं मैंने, दैट शुड बी द सेल्फ। अब इसे यदि आप, अब यहां से हमारे पास हर क्वेश्चन के लिए 2 ऑप्शन होते हैं जी। देखिए यदि 2 ऑप्शन कौन कौन से हमारे पास, यहां हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, हमारे पास कौन कौन सी चॉइसेस हैं, एक चॉइसेस है रोटेशन चार्ट की, और यदि आप रोटेट नहीं करना चाहते तो फिर आपको रूल करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, अब मैं दोनों बता देता हूं आज। एक होता है रोटेशन, यदि आप इस व्यक्ति के 9th हाउस से इस कुंडली को रोटेट कर दो तो एज इट इज यही रूल आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है? और यदि आप रूल रोटेट में आपको कोई दिक्कत आती है, आप करना नहीं चाहते, तो आपको रूल करेक्ट करना पड़ेगा। अब रूल करेक्शन क्या है, अब मैं ये पिता की बात कर रहा हूं, ये सेल्फ के लिए लिखे, अब मैं पिता के लिए लिख रहा हूं। पिता के लिए यहां एज वाले पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिख रहा हूं। अब देखिए 9th हाउस से कनेक्ट, 9th हाउस ही फर्स्ट से, ये कौन है, ये रूल सेल्फ के लिए है 1, तो जैसे ही पिता की बात करूंगा यहां पॉजिटिव कौन हो जाएगा, 9, 5। एक मिनट, अब 9 से पॉजिटिव, ये मेरे लिए 1 लगन से तीसरा था, तो 9 से पिता की बात करूं तीसरा, 1, 2, 3, दैट इज वेरी गुड, 11। अब 5 करूंगा, 1, 2, 3, 4, 5 असेंडेंट आ जाएगा, वेरी गुड। 9 की बात करूंगा, 9 से रिलेटेड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 आ जाएगा, एंड देन 11, 7 आ जाएगा, 11 दैट कुड बी 7 आ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 पूरे आ गए। 11 और लिखिए, 11 लिख दिया, 9 लिख दिया, 5 नहीं लिखा, 5 1 हो गया। तो अब आप देखिए मैंने क्या करा, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने ये पॉजिटिव जो आपके लिए लिखे हुए थे, ये तो रूल है फर्स्ट हाउस के लिए था, असेंडेंट के लिए था, असेंडेंट के लिए रूल लग रहा था। अब मैंने फादर के से संबंध में उन पॉजिटिव हाउस को केवल रोटेट किया है। ऐसे नेगेटिव को अगर मैं रोटेट करूंगा तो नेगेटिव कौन हो जाएगा, यहां से 9 से दूसरा, 9 से दूसरा 10। अब मार्क हमारे लिए दूसरा था नहीं था ये वाला, तो इसके लिए 10 क्या हो जाएगा, पिता के लिए मार्क हो जाएगा। 7 9 से काउंट करूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 थर्ड हो जाएगा, ये मेरा 7 का थर्ड यहां आ गया। अब इस कुंडली के लिए कोई भी कुंडली हो सकती है, उसके लिए जैसे हमारे लिए चर लगन के लिए 11वां, द्विस्वाभ लगन के लिए 7वां, शतर के लिए 9वां, ऐसे यहां जो कुंडली बन रही होगी उस नंबर से हम चर द्विस्वाभ बाधक निकालकर ये पूरा यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से 4 नंबर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 12 आ जाएगा, एंड 8 4th हाउस आ जाएगा, एंड इटसेल्फ 12, एंड कौन सा आ जाएगा, 8th हाउस। वेरी गुड, ये इस पिता से रिलेटेड नेगेटिव नंबर आ गए, किसके लिए, हेल्थ के मृत्यु तुल्य नंबर आ गए। अब मैंने आपको दोनों चॉइस दे दी आज से, यदि आप किसी रिलेशन से संबंधित चीजों को बात करोगे
तो रोटेट कर कर उसे लगन बना दिया जाता है, एज इट इज रूल यूज करने। यदि आप एज इट इज रूल को यूज नहीं करना चाहते हो, आपको लगता है कि हम रूल करेक्शन में जाएंगे, तो आपने विद रेस्पेक्ट उस रूल के पहले आपने असेंडेंट के जो रूल लिखा होता है उस पर जाएंगे, फिर उसको उसके अकॉर्डिंगली रोटेट करके बना लेंगे, उसको मूव करके बना लेंगे। ये क्लियर हो गया एकदम। अब हमारा क्वेश्चन, अब हम दोनों से चेक कर देते हैं। देखो आज आप, मेरे पिता अस्पताल में रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो मर जाएंगे, जिंदे रहेंगे, क्या सबका आंसर है? देखिए, आपने पिता से संबंधित एक चार्ट बनाया, आपने हॉनरी नंबर ले लिया, हॉनरी नंबर लेने के बाद आपने प्लस असेंडेंट के और नेगेटिव नंबर लिख लिए, पिता के लिए आपने यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव बना दिया। अब ये किस विद रिस्पेक्ट में बात चल रही है भाई? अगर आ जाए सब लोग अब सामने, ये पिता के विद रिस्पेक्ट में बात थी, यस या नो? अब मैंने, देखो बड़े ध्यान से, यहां पर यही इंपोर्टेंट है, यदि रोटेट कर लूंगा तो मैं देखूंगा असेंडेंट, क्लियर है? और यदि मैं रोटेट तो मैं देखूंगा नाइन्थ कस्पल सबलॉर्ड, क्लियर है? अगर मैं रोटेट कर लेता हूं तो असेंडेंट की स्क्रिप्ट को पढ़ूंगा, क्लियर हो गई? और यदि मैं रोटेट नहीं करता हूं तो मैं किसकी स्क्रिप्ट को पढ़ूंगा? नाइन्थ कस्पल सबलॉर्ड की स्क्रिप्ट को पढ़ूंगा। और वो स्क्रिप्ट कैसे पढ़ी जाती है? मान लीजिए मैंने नाइन्थ कस्प का सबलॉर्ड, उसका नक्षत्र लॉर्ड, उसका सबलॉर्ड, इन तीनों प्लैनेट्स को आप नोट कर लें। मान लीजिए ये आ गया एक्स वाई जेड, ये हमारे प्लैनेट आ गए, ठीक है? ये क्या सिग्निफाई करते हैं ये आप नोट कर लेंगे, क्या सिग्निफाई करते हैं, क्लियर? जो भी नाइन्थ कस्प का सबलॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड और सबलॉर्ड का सबलॉर्ड जो आया, इन प्लैनेट को हमने देख लिया और सब जानते हैं ये सोर्स है, ये रिजल्ट है, ये इस रिजल्ट में कितने परसेंट हमें कामयाबी मिलेगी, ये सबलॉर्ड बता रहा है, क्लियर हो गई बात? अब हमने पिता के लिए बात करनी थी, अब यहां पर कितने नंबर पॉजिटिव, मतलब आपके हेल्थ से रिलेटेड गुड वाले हैं, कितने नेगेटिव हैं, ये आप फाइंड आउट कर लो तीनों, ठीक है? ये स्टेप क्लियर हो जाएगा आपको। सेकंड, ये नाइन्थ कस्पल सबलॉर्ड कौन कौन से प्लैनेट आ रहे हैं ये आपने देख लिया। एक लास्ट स्टेप बचा, फाइनली स्टेप क्या कहता है, और वो भी वैसे तो हम कंप्लीट एनालिसिस की बात कर रहे हैं। अब भाई पिता के बारे में पूछा, हम यहां तक भी करके देख लेंगे। यदि उसका पिता से संबंधित जो नाइन्थ का सबलॉर्ड और स्टार लॉर्ड है, यदि वो जहां बैठा हुआ 12 में बैठा हुआ, तो वैसी प्रॉब्लम आ जाती है। पर हम कंप्लीट एनालिसिस कर रहे हैं कि हमने नाइन्थ कस्पल सबलॉर्ड लिया, उसके सिग्निफिकेटर लिए, हमने फिल्टर करे, पॉजिटिव नेगेटिव सारे निकाल दिए, ठीक है? और ये हमेशा सोर्स को बताएगा, ये रिजल्ट को, रिजल्ट की परसेंटेज को बताएगा। अब क्या फाइनल स्टेप कहता है? 4000 नहीं, फाइनल स्टेप क्या कहता है? आस्पेक्ट। फाइनल स्टेप है आस्पेक्ट, कि क्या मेरा नक्षत्र रिजल्ट जो है वो सबलॉर्ड पर कैसा एस्पेक्ट बना रहा है। ये यदि विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव बनाए, सीधा सा है, 30, 60, 120 के नियर बाय बनाए, तो ये इधर देखो, ये इसको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और यदि ये नेगेटिव 0, 22.5, 45, 90, 180 बनाए, तो ये नक्षत्र इसको सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं है। अगर ये इसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाता है और यहां पर 1511 आ जाते हैं, तो डेफिनेटली रिकवरी आ जाती है। 1511 से मतलब वहां पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर आप अपने हिसाब से देख रहे हैं। तो एनालिसिस करने का एक बहुत क्लियर कट तरीका है हॉररी के अंदर, हर किसी के लिए। क्या क्या है? आपको पहले फाइंड आउट करना है कौन से कस्प को देखना है, वो सब। अब इधर देखिए, अब मैं एक साथ कंक्लूड कर रहा हूं पूरे बोर्ड को, 1 बाय 1 सीधा एनालिसिस फास्ट तरीके से कैसे करते हैं आप, स्टेप बाय स्टेप। यू कैन डिसाइड द रिलेवेंट हाउस कस्प।
पहला नियम, ठीक है जी। फिर आपने रिलेवेंट हाउस का कस्प डिसाइड कर लिया, वहां से डिसाइड करा नियम क्या बनेगा, आपको रोटेट करना है या रूल में चेंज करना है। क्लियर है? यही करना होता है। देन कस्प डिसाइड करा, कस्प के बाद नियम में रोटेट कर लो या रूल में चेंज कर लो। फिर पढ़नी होती है स्क्रिप्ट, सबलॉर्ड की स्क्रिप्ट बनानी होती है। सबलॉर्ड किस नक्षत्र पर बैठा है और वो किस सबलॉर्ड पर बैठा है, और बहुत से कुछ लोग आस्पेक्ट जो हमने अपनी हिडन स्क्रिप्ट देती है वो पूरी की पूरी फॉलो करवाओगे। नियम नंबर 3, नक्षत्र लॉर्ड सब लॉर्ड पर कितने डिग्री का एस्पेक्ट बना रहा है, दैट इज मस्ट कंपलसरी। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये देखना है। और लास्ट नियम नंबर, जो पहले ही कस्पल सब लॉर्ड से जुड़ा होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या इंपॉर्टेंट है कि रिलेवेंट हाउस का सब लॉर्ड रेट्रोगेट नहीं होना चाहिए। वो कौन से मोशन में है? नक्षत्र लॉर्ड का रिलेवेंट रेट्रोगेट नहीं होना चाहिए और सब लॉर्ड भी रेट्रोगेट नहीं होना चाहिए। बल्कि मैं कहता हूं हमें केवल आप ये 2 ही नियम देख लो, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड इन स्टार, ये तो परसेंटेज बता रहा है कि वे कितने रिकवर होंगे नहीं होंगे, बच तो जाएंगे ना अगर ये बचने वाले नंबर आ गए। यहां हमेशा सब लॉर्ड और सब लॉर्ड इन स्टार यदि रेट्रोगेट है तो सारे नियम एक साथ ही खत्म हो जाते हैं, उधर ही मिल गया, उधर ही मिल जाता है। तो अब मैंने सारे स्टेपों के लिए बता दिया, बीमारी के लिए नहीं। आप जीतेंगे नहीं जीतेंगे, आप करोड़पति बनेंगे नहीं बनेंगे, आप खुद बीमार होंगे नहीं होंगे, आप इंटरव्यू देकर आए हैं उसमें कौन से में सफलता मिलेगी। आपने 4 इंटरव्यू दिए हैं, 4 में से आप कौन से इंटरव्यू में सफल होंगे, सबके लिए एक हॉररी ले लीजिए, अलग अलग, ठीक। और जो इस हॉररी को जो नियम को फॉलो कर रहा हूं बेटर है। और ये मैंने बहुत सिंपल स्टेपों में बता दिया, कंप्लीट हो गई 1 बाय 1। कोई आपको एकदम पैनिक नहीं होना है इसके लिए, बहुत सिंपल है। जो रूल पहले जितने भी केपी में मैंने पढ़ाए हैं उन्हीं रूल, नेटल चार्ट के रूलों को केपी पर लगा दीजिए लाकर। कोई भी नियम अलग नहीं है, सारे नियम वहीं से बनकर निकले हैं। बस रूल क्या है, एनालिसिस कैसे करते हैं ध्यान में रखना है। हमसे रिलेटेड होगा तो असेंडेंट से काम चल जाएगा। हम किसी दूसरे वाले व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो रोटेशन करना होगा, रोटेट नहीं करोगे तो नियम चेंज करना होगा। तो ये बहुत अच्छी तरह मैंने आपको समझा दिया। फिर आपने स्क्रिप्ट को पढ़ना आना चाहिए, उसमें वो रेट्रोगेट नहीं होना चाहिए। वो स्क्रिप्ट उस रिलेवेंट हाउस से संबंधित पॉजिटिव और नेगेटिव हाउस को डिफाइन करेगी। आपके कितने पॉजिटिव आए कितने नेगेटिव आए ये देख लो। ये बढ़ते हुए क्रम की स्क्रिप्ट है। यदि मान लीजिए यहां पॉजिटिव ज्यादा और यहां नेगेटिव ज्यादा तो रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, रिजल्ट है फाइनली, ये सोर्स है केवल। तो हमेशा ये भी देख लीजिए रिजल्ट मैक्सिमम नंबरों में पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक। और नक्षत्र लॉर्ड जो है हमारा, उस पर वो जो नक्षत्र लॉर्ड है और सब लॉर्ड, इन दोनों के बीच का एस्पेक्ट एक दूसरे के प्रति कैसा है, एक सब लॉर्ड से तो सब लॉर्ड क्या है। और ये भी देख सकते हो ये नक्षत्र लॉर्ड जो भी बनेगा इसका रिलेवेंट हाउस पर कितने डिग्री एस्पेक्ट है, ये भी देख सकते हो। वो तीन हाउस को तो चेक नहीं करना है, वो जो मेन हाउस था उसी हाउस, मेन हाउस को, यस मेन हाउस। तो ये कंप्लीट एनालिसिस है हॉररी कुंडली का, आप जो मर्जी निकाल लें। क्लियर होगी बात? जी। अब आप बताइए सर क्या जानना है आपको, आपका क्या क्वेश्चन है? एज अ प्रोफेशन के रूप में सर, प्रोफेशन को अब इसी प्रोफेशन को कैसे आगे कितना आगे बढ़ा पाऊंगा, कौन सा प्रोफेशन? एस्ट्रोलॉजी। इनका क्वेश्चन है क्या मैं फ्यूचर में एस्ट्रोलॉजी के प्रोफेशन को किस लेवल, एक स्टेटस जो एक स्टेटस लेवल है धन के रिगार्डिंग या मेरा व्यक्तित्व स्टेटस है वो कितना इंप्रूव हो पाएगा, ये इनका क्वेश्चन है। दोबारा रिपीट करता हूं, बड़े क्वेश्चन ही बहुत कुछ इंपोर्टेंट होता है, ध्यान रखना। कष्ट कैसे ढूंढोगे, कहां से देखना। इन्होंने क्वेश्चन किया है कि मैं अपने एस्ट्रोलॉजी के प्रोफेशन को कितने बड़े मुकाम पर ले जा सकता हूं विद रिस्पेक्ट स्टेटस वाइज, विद रिस्पेक्ट धन वाइज। 2 क्वेश्चन डाल दिए एक साथ, ठीक है। अब आप देखिए, सबसे पहले आप डिसाइड करेंगे रिलेवेंट हाउस।
अब सेल्फ का क्वेश्चन है तो इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। रिलेवेंट हाउस, अब आप देखिए जितना भी एस्ट्रोलॉजी है वो हम 5th और 9th हाउस से देखते हैं। क्लियर है? यदि 5th कस्प, अब ये आपका ही है, यदि मेरा 5th कस्प, अब देखना स्टेटस के लिए 1 3 10 11, ये आपका स्टेटस मान सम्मान बता रहा है, और यही 5th कस्प आपका 2 6 11 धन बता रहा है। ये इसके पॉजिटिव नंबर है, ये इसका धन का पॉजिटिव नंबर है। क्लियर हो गया? तो मैंने किसको एनालिसिस करना है? सबसे पहले 5th कस्प को करेंगे। क्लियर हो गया? अब मैं इनसे एक नंबर लूंगा 1 to 49, इन बिटवीन एक नंबर लूंगा, 220 2 3 0, इन्होंने एक नंबर दिया। अब आप देखिए, आ जाइए इधर, मैं एक हॉररी जा रहा हूं, न्यू हॉररी, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, और इन्होंने मुझे नंबर जो दिया है 2 3 0, एक नंबर दिया है, देन ओके। तो देखिए ये आपके सामने आप देख सकते हैं बेसिक डाटा में जाकर कि प्रश्न क्रमांक नंबर 230 हॉररी नंबर इन्होंने दे दिया है। ठीक है, सबसे पहले जो भी हॉररी आया है, तो हम 5th कस्प हमने डिसाइड करा है। 5th कस्प का संपूर्ण एनालिसिस सबलॉर्ड केतु है, और केतु राहु के स्टार में है, तो हमने केतु को एनालिसिस रिपोर्ट में डालना है। ठीक, अब केतु और राहु तो हमेशा रेट्रोग्रेड ही होते हैं, तो उनके लिए वैलिड नहीं है। केतु हमारा कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भी होता है, तो वो देखिए केतु क्या क्या कह रहा है। केतु अपने ग्रह के माध्यम से 1 3 8 को इंडिकेट कर रहा है। 1 3 8 डीप नॉलेज को दर्शाता है। केतु नक्षत्र के माध्यम से 2 और 3 को इंडिकेट कर रहा है, 9 को इंडिकेट कर रहा है, और अपने सबलॉर्ड के माध्यम से 12 4 5 7 को इंडिकेट कर रहा है। ये सिग्निफिकेटर आ गया। अभी बात केवल कितनी सी हुई, मैं कुंडली बना लिया, कुंडली से हमने एनालिसिस तैयार कर दिया। पहले एक बार हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इस पूरी कुंडली में मैंने आपको स्टेप फर्स्ट मैंने आपको बताया क्या है कि रिलेवेंट हाउस को हम फाइंड आउट करेंगे, फिर हम सिग्निफिकेटरों को देखेंगे। सिग्निफिकेटर देखिए, सिग्निफिकेटर के बाद हम ये देखेंगे कि हमारा जो रिलेवेंट हाउस के सबलॉर्ड और स्टार लॉर्ड हैं उनकी पोजीशन मोशन कैसे हो, रेट्रोग्रेड तो नहीं है, रेट्रोग्रेड और फिर देखेंगे एस्पेक्ट। इस हिसाब से 1 by 1 चलते रहते हैं। अब इस कुंडली में आप देख लीजिए जाकर, बहुत क्लियर हुई। 5th कस्प पर सबलॉर्ड केतु है, राहु के स्टार में है। केतु मुझे, अब पहले मान सम्मान की बात कर लेते हैं, 1 3 10 11, तो केतु मेरे को वास्तव में ही, आप देखिए केतु रिलेवेंट हाउस, केतु और केतु का स्टार लॉर्ड कौन है, राहु। केतु बैठा कहाँ है, 8th हाउस में सबलॉर्ड, और सबलॉर्ड इन स्टार राहु कहां बैठा हुआ है, 2nd हाउस। ठीक, 1 3 10 11 स्टेटस को दर्शाता है। केतु क्या सिग्निफाई कर रहा है, 1 3। नक्षत्र लॉर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है, राहु, वो भी 2 3 8 9 3 और 9 को दे रहा है। तो स्टेटस के मामले में उसने मेरे को 3 भी दे दिया, 1 और 3 दिया, तो 50% नंबर आ गए कि मतलब हाँ, एस्ट्रोलॉजी से आपको लोग जान तो पाएंगे डेफिनेटली। ठीक है, अब थोड़ा सा 9th कस्प को भी नजर में मार लो, देखो 9th भी केतु एंड राहु, ये बात भी क्लियर हो गई अब तो कि यस, कहीं ना कहीं डीप नॉलेज भी 8 नंबर से कनेक्ट है, तो मिलने वाला तो कुछ है। अब इस प्रोफेशन से आप कितना धन कमा पाओगे भाई। 5th और 9th में यदि मेरे 2 6 11 इंडिकेशन आ जाए तो व्यक्ति कितना धन कमा पाता है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक, अब मेरा 5th और 9th कस्प के सिग्निफिकेटरों में यदि 2 6 10 11 है, तो मैं उस प्रोफेशन से बहुत अच्छा धन अर्न कर सकता हूं, सिंपल इसको लगा। अब आप देख सकते हैं
भाई यहाँ भी राहु है और उधर यहाँ पर 2 आ ही रहा है एक्युमुलेटेड धन, और केतु में भी 2 और 8 आ रहा है, तो सीधा सीधा सा है यस 9 यहाँ कनेक्ट हो गया। नॉलेज लेकर आप यहां से धन के पार्ट को एनहांस कर सकते हैं डेफिनेटली। और बड़ी क्लियर बात बता दूं, एस्पेक्ट में जाकर आप ये भी देख सकते हैं वर्तमान कुंडली का कि मेरा जो केतु है वो सेकंड हाउस पर नेगेटिव है, सोर्स नेगेटिव है, और राहु मेरा कंजक्शन में बैठा है वो आपको, इसका मतलब आप यदि अपने आप को किसी बड़े लेवल पर परछाई के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, मीडिया के माध्यम से यदि कनेक्ट करते हैं तो पैसा अच्छा मिल जाएगा। बहुत अधिक ज्ञान लेकर, बहुत अधिक मात्रा में ज्ञान लेकर बहुत ज्यादा धन नहीं कमा पाओगे, थोड़े ज्ञान से अच्छा पैसा कमा जाओगे। वो क्यों सर? क्योंकि केतु इज मोर नॉलेज, बट वो फिर सीधा सा जब मोर नॉलेज आ जाएगी, बड़ा सिंपल है, जहां सरस्वती ज्यादा वास होता है तो वहां धन कम हो जाता है। ठीक, इस हिसाब से आप कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हो। और बताइए। और अब ये मैरिज कितने टाइम के लिए होगा सर? देखो, ये आपने आज अपना क्वेश्चन दिखा लिया, जो मन हो गया, और मैं कितनी ऊंचाइयों पर हूं अभी का स्टेटस जानने के लिए प्रोग्रेस आपने कर लिया। 6 महीने तक आपका ये वैलिड है। 6 महीने के बाद फिर यही क्वेश्चन पे न्यू आ रहा है। यस, लगा सकते हैं अब, क्योंकि मन में हमारे में श्रद्धा भाव, हमने कितनी प्रोग्रेस करी, कितना अचीवमेंट आया, वो भी तो सब ऐड ऑन करना पड़ेगा। अगर इस कंडीशन पर सब और नक्षत्र पर रेट्रो आता था तो फिर दिक्कत था, फिर ये आता कि ठीक है इतना अच्छा स्कोप है। राहु और केतु आ गए, ये तो मेलेफिक प्लैनेट ही है। अब ये सोच नहीं, मेलेफिक जब हम केतु की बात करते हैं ज्योतिष के लिए नॉट मेलेफिक। राहु तो मेलेफिक हो गया है, तो है, उसने विचारधारा को देता है कि भाई व्यक्ति ज्ञान को गलत तरीके से यूज करके भी पैसा कमा सकता है। इसमें गलत तरीका तो क्या होता है सर? इसमें होता है वो प्रेडिक्शन करने का तरीका है। आपने जेमस्टोन चेक किया देखो, आपने किसी को नहीं चाह रहे, आपने देख लिया हाँ काम हो रहा है, फिर भी आपने कुछ अपना तरीका लगा के पैसे कमाने आ रहा है, वो उद्देश्य से होता है, भावना है, अच्छा कमा सकते हो उससे। इस हिसाब से आप 1 by 1 ये आप कर सकते हैं। थैंक यू सर। you